Okay, now listen everyone. ओए, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल शुरू करने से पहले, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले सुन लो। हम लोग पढ़ने वाले सोमरफेल्ड का मॉडल, साथ में क्या पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसको क्या पढ़ोगे बताओ तो? डी ब्रोगली, है ना? आप जाकर के गूगल करो तो आपको पता चलेगा इसका नाम का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है डे ब्रॉय, BROY, ब्रॉय। लॉजिक बता किस हिसाब से ब्रॉय बनता है। इसको ब्रॉय अगर बनाना तो बता दे किस हिसाब से। जी को साइलेंट कर दे, एल को साइलेंट कर दे और ई को साइलेंट कर दे तो देख ब्रॉय बनता है ना? ठीक है, इन लोग अजीबो गरीब नाम है, हम लोग का नाम डी ब्रोगली चलेगा। ठीक है, और एक बेटा नाम क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज 3 पे बात करने वाले हैं। इस 3 को शुरू करने से पहले जब हम लोग सोमरफेल्ड मॉडल पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब ध्यान से समझना यहाँ एक बात, एक लैंग्वेज बताने जा रहे हैं आपको। ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, पर यहाँ पे कुछ लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन पढ़े थे बेटा, बात करो। पढ़े थे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन, है ना? ये देखो, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन मान लो, ठीक है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन कौन दिया था? बोर दिया था। और याद रखना, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब क्या है, ये पहले भी बताया था, बताओ तो। ऑर्बिट, है ना? ऑर्बिट कहते हैं उसको, या एनर्जी लेवल कहते हैं उसको, ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल। और आगे चलकर के इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, इसी ऑर्बिट को, इसी शेल को, इसी को हम लोग कहते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और एन को कहते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे सुनो, फिर इस एक लाइन को लेकर के मैग्नीफाई किया गया, बड़ा किया गया, इस एक लाइन को लेकर के बड़ा किया गया, तो उस एक लाइन के अंदर में और पतला पतला लाइन पाया गया, थिनर लाइन पाया गया। इस लाइन को नाम दिया गया फाइन स्ट्रक्चर। तो वर्ड पकड़ना, इस लाइन का नाम स्पेक्ट्रल लाइन। इसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नीफाई किया गया, बड़ा किया गया, तो उसके अंदर और भी पतला पतला लाइन पाया गया। उस पतला लाइन का नाम बेटा क्या? फाइन स्ट्रक्चर। ये देने वाला बंदा कौन था? सोमरफेल्ड। जो ये फाइन स्ट्रक्चर आगे चल करके एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जाना गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया। याद करो, पिछले बार पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड में कौन डाला था? जीमैन। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन डाला था? स्टार्क। याद आ रहा है ना ये वर्ड? जब वो डाला तो और भी पतला पतला लाइन पाया गया, ठीक। इसको नाम दिया गया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। और ये काम करने वाला बंदा कौन था? लैंड। और इसके अंदर फिर से जब इसको मैग्नीफाई किया गया, और इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आगे पढ़ेंगे ये। और जब इसको फिर से मैग्नीफाई किया गया, इस एक लाइन को, तो उसके अंदर में सिर्फ 2 लाइन पाया गया। ये 2 लाइन बेटा स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सुनो और बात करो, बोलो। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन को जब मैग्नीफाई किया गया, बड़ा किया गया, तो उसके अंदर और पतला पतला लाइन पाया गया। उस लाइन का नाम क्या है बेटा? फाइन स्ट्रक्चर। ये देने वाला बंदा कौन था? सोमरफेल्ड। और उस फाइन स्ट्रक्चर के अंदर में जो पाया गया, उसका नाम क्या है बेटा? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आओ, ये क्यों बातचीत की, ये समझ में आएगा। याद देखो, हम लोग कौन सा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं बेटा, बस कुछ आपको टच करना है। देखो, आइए बातचीत करते, पढ़ो यहाँ पर, पहले ये पढ़ो, ऊपर से नीचे तक एक बार गो थ्रू करो, फिर बात करते हैं। फेल्ड, FELD, फेल्ड। पढ़ लिए? हाँ, आओ देखो क्या कहता है सोमरफील्ड के मुताबिक। ये देखो, तो अभी अभी यही बात हम लोग किए थे। सोमरफील्ड के मुताबिक स्पेक्ट्रल लाइन किस चीज का बना हुआ है? मेनी नैरो लाइंस, है ना? और ये मेनी नैरो लाइंस को क्या नाम से पुकारा जाता है बेटा? फाइन स्ट्रक्चर। इसका एक और नाम क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? आज के दौर में बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस वक्त इसको डिस्कवर किया था सोमरफेल्ड, उस वक्त उसका सिंबल क्या था? कि। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे सुनो, यहाँ पर एन, अभी थोड़ी देर पहले एन को हम लोग क्या नाम से पढ़े थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है बेटा, वो कुछ और नहीं, किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर कुछ और नहीं, किसको रिप्रेजेंट करता है?
ये रिप्रेजेंट करता है आपका, बोलो, सब ऑर्बिट। अब ये सवाल उठता है कि ये सब ऑर्बिट क्या चीज होता है, ठीक है, सवाल उठता है कि ये ऑर्बिट तो जानते हैं ना बेटा, ठीक, तो ये ध्यान से समझ ले, ऑर्बिट का डिस्कवर करने वाला बंदे का नाम बताओ, कौन डिस्कवर किया था ऑर्बिट? यही सवाल घुमा के पूछा जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कौन डिस्कवर किया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब तो ऑर्बिट है, ठीक है। उसी तरीके से पूछेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर को कौन डिस्कवर किया? सोमरफेल्ड। आपसे पूछा जाएगा सब ऑर्बिट के बारे में कौन डिस्कवर मतलब इंफॉर्मेशन दिया, उसका डिस्कवरी किया? सोमरफेल्ड, ठीक है। ये सब ऑर्बिट के, इस कंसेप्ट से आपको एक और चीज का नॉलेज मिलने वाला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सब ऑर्बिट। अब ये सब ऑर्बिट बड़ा क्या होता है वो आगे चल करके समझेंगे, फिलहाल अभी हम लोग सब ऑर्बिट को किस नाम से पुकार रहे हैं बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो सोमरफेल्ड का क्या कहना था, सोमरफेल्ड का कहना था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? ए बाय बी के बराबर होगा। जहां ए और बी क्या है, अब ये डायग्राम से समझो, इस डायग्राम को आप कहोगे एलिप्स, क्लियर। और एलिप्स में आप पढ़ोगे दो तरह का एक्सिस होता है, इसको कहा जाएगा मेजर एक्सिस, और ये कहलाता है क्या बेटा? माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम लोग यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माइनर एक्सिस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ बी से। तो यहाँ ए बाई बी किसका रेशियो है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड एन बाई के का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? ए बाई बी, क्लियर। दूसरी बात ये याद रखना कि के यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? ये दो से आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। फिर से दिमाग में सेट कर ले, एन बाई पी के किसके बराबर होगा? ए बाई बी। और के का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर के एन तक, क्लियर। अब और कुछ और चीज बताना चाह रहे, याद ध्यान दो, एलिप्स का प्रॉपर्टी बताने जा रहे बेटा, बोलो इसका नाम क्या? मेजर एक्सिस। इसका नाम क्या बेटा? अब अगला सुनो, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से हमेशा बड़ा होगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से कभी भी छोटा नहीं होगा। लेकिन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया तब ये शेप क्या बन जाएगा? तब ये शेप सर्किल बन जाएगा। देखो तो ये बात समझ में आ रहा है, ए और बी अगर इक्वल हुआ तो क्या बन जाएगा? सर्किल। ए अगर बी से बड़ा हुआ तो बेटा क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ए अगर बी से बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? नैरो एक्लिप्स। लेकिन ए जो है वो बी से कम नहीं होगा। यहां तक का बात समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक। अब आओ इसका एप्लीकेशन पे बात करते हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन पे बात करते हैं। ओए, अब इसका एप्लीकेशन पे बात करते हैं, अच्छे से समझना इसका एप्लीकेशन, ठीक है। आइए फ्रॉम द बिगिनिंग बात करते हैं। बोलो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं बेटा, बोल फर्स्ट ऑर्बिट की एन का वैल्यू आप क्या लोगे? 1 लोगे, ठीक। तो के का वैल्यू क्या होगा? चलो समझते हैं। के का वैल्यू कहां से कहां होगा बेटा? 1 से एन का वैल्यू क्या आपके पास? 1। बैठाओ यहां 1, क्या बनेगा? 1 to 1, 1 to 1 मतलब 1। तो के का वैल्यू कितना आया? 1 आया, ठीक है। अब यहां से बताओ एन बाई के का रेशियो क्या होगा? 1/1, जो कि किसके बराबर होगा? ए बाई बी। तो यहां से ए और बी के बीच में क्या रिलेशन मिला? यानी कि यहां से आप बताओगे जो पहला ऑर्बिट का शेप होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा, क्योंकि ए और बी का वैल्यू इक्वल मिला, ठीक है। अब आओ समझना, यहां पहला ऑर्बिट का शेप, पहला ऑर्बिट का शेप सर्कुलर। आइए सेकेंड ऑर्बिट पे बात करते हैं बेटा। आइए बोलो, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 2, ठीक है। के का वैल्यू 1 और 2, क्लियर करो। बोलो एन का वैल्यू 2, इसका मतलब क्या बैठेंगे बेटा यहाँ पर? 2। तो ये आप क्या पढ़ोगे? 1 to 2, और 1 to 2 का मतलब क्या होगा? 1 और 2। अब यहां समझना, एन का कितना वैल्यू? एन का 2 वैल्यू आया, के का क्या क्या आया बेटा? 1 और 2। तो अब आप लोग बताओ यहाँ कितना पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है। एक बार 1 एन बाई के को क्या लेंगे? बोलो 2/1। और एक बार एन बाई के को क्या लिख सकते हैं? बोलो 2/2। दिस इज इक्वल टू ए बाई बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाई बी। क्लियर है? तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा इससे रिलेशन? ये आएगा। और बताओ यहां से क्या रिलेशन आएगा? क्लियर है? तो चलिए जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हाट इज द शेप ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट?
सर्कुलर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हाट इज द शेप ऑफ सेकंड ऑर्बिट? तो यहाँ दो प्रोबेबिलिटी नहीं है क्या बेटा? अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो एलिप्टिकल, और इसके हिसाब से बात करेंगे तो सर्कुलर। दो है ना। अब यहाँ पर सुनो, यहीं से मजेदार चीज शुरू होता है। बोलो ये किस ऑर्बिट की बात कर रहे बेटा? बोलो बोलो, टेल टेल। सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट। पर सेकेंड ऑर्बिट में तो यहाँ दो ऑर्बिट आ गया, ये कैसे मुमकिन है? कॉमन सेंस यूज करना बेटा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। बोलो फर्स्ट ऑर्बिट, नहीं फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा? ये होगा फर्स्ट ऑर्बिट, मान लो ये न्यूक्लियस है ना। सेकेंड ऑर्बिट ये होगा, मान लो। अब ये बताओ बेटा आप लोग, सेकेंड ऑर्बिट एक होगा या दो होगा? एक ही होगा, दो कैसे हो सकता है? पर वहां कितना आ गया? दो आ गया। अब समझना, इन दोनों को अगर एक साथ लेकर के बात करोगे तो ये दोनों कहलाएगा सब ऑर्बिट। ये जो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों को लेकर के क्या कहेंगे बेटा? सब ऑर्बिट। लेकिन वन एट ए टाइम क्या कहलाएगा? ऑर्बिट, ठीक है। अब दोबारा से बात करेंगे, बोलना इसमें कितना पॉसिबिलिटी बेटा? एक। तो आपके लिए सवाल होगा फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा? एक होगा। सेकेंड ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा? दो। और सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिट कितना होगा? ऑर्बिट तो एक ही होगा, है ना। या तो वो ये होगा या फिर ये होगा, दो में से कोई एक होगा। जब दो में से कोई एक को लेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्बिट। और दोनों को एक साथ लेकर के बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? सब ऑर्बिट। बात समझ में आ रहा? आइए दोबारा समझे, हमेशा होल नंबर, ठीक है। और दोबारा बातचीत करते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। n का वैल्यू 3, बोलो बेटा के, तुम लोग नहीं बोलेगा, तुम दोनों बेटी बोल बेटा। n का वैल्यू 3, तुम लोग बताओ k का वैल्यू क्या क्या होगा? 1 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या पढ़ेगा? 1 2 3 पढ़ेंगे। तो 1 2 3 का मतलब k का वैल्यू होगा 1 2 3। अब आइए k n बाई k, ठीक है। n बाई k क्या हो सकता है? एक 3/1 हो सकता है, एक 3/2 हो सकता है, और एक 3/3 हो सकता है। यानी ये किसके बराबर है? a बाई बी के बराबर है। ये किसके बराबर है? a बाई बी के बराबर है। ये किसके बराबर है बेटा? a बाई बी के बराबर है, ठीक है। अब यहां से बताओ a क्या है? मच मच ग्रेटर देन b है। here a is greater than b and here a is equals to b। मतलब समझना, a equals to b का मतलब क्या होगा? ऐसा होगा। a greater than b का मतलब क्या होगा? ऐसा होगा। एंड a much much greater than b का मतलब ऐसा होगा। ये तीन प्रोबेबिलिटी बेटा, ठीक है ना। समझ में आ रही है? तीन प्रोबेबिलिटी, हाँ तीन सब। ऑर्बिट एक ही होगा लेकिन सब ऑर्बिट कितना हो गया बेटा? यहाँ 3 हो गया। तो गेम बड़ा आसान है। पहला ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट? बोलो बोलो, टेल टेल बोल। एक। दूसरे में? तीसरे में? ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा कुछ? कितना सब ऑर्बिट है बताओ? यू नो, 1 2 3 4। इसका मतलब 21 ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम लोग। 5 नंबर ऑर्बिट। जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतने ही सब ऑर्बिट होगा। बाकी ये सब कुछ अभी लिख करके पढ़ा है, बताए देखो तो समझ में आ रहा? पल्ले पड़ रहा? बोलो सर एलिप्स का सेंटर न्यूक्लियस ही है। ये तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस मान के चलेंगे। वैसा नहीं कि तुम एलिप्स का सेंटर पे न्यूक्लियस होगा। एक बात बताओ तो, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो सन है, सन क्या सेंटर में है? नहीं है ना। पढ़ लिया बेटा? आइए क्वेश्चन है, एकदम बच्चा लेवल का क्वेश्चन है, तुम लोग का पैदाइश से पहले का क्वेश्चन है। बोलो आंसर। और आज तक बेटा नीट में सोमरफील्ड पे बस यही एक क्वेश्चन पूछा, और कोई क्वेश्चन आया भी नहीं आज तक। सोमरफील्ड पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक, क्लियर। चलिए सोमरफील्ड कंप्लीट किया। अब क्या पढ़ने वाले बेटा आप लोग? क्या पढ़ेंगे इसको? हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली। लेकिन होता क्या है? डी ब्रॉय होता है, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? डी ब्रॉय। क्या ब्रॉय साहब, ठीक है ना, बिंदास बैठा हो ब्रॉय साहब, ठीक है। चलिए बेटा, अब आप लोग यहां से फॉलो करोगे ना। ओए अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, एकदम चलिए मेरे क्लास में बैठ। ओए बेटी सुन ले, आराम से बैठ, बात करना, डिस्कस करना, पूछना, सवाल पूछना, ठीक है ना। नोट करने का जब सिचुएशन आएगा तब आपको बताएंगे। वैसे नोट्स ऑलरेडी सबको दिया हुआ है, आपके पास नहीं है, वो अलग से वो हो जाएगा। देखो क्या यहाँ पर
बेटा ये थ्योरी जानते हैं क्या होने वाला? इस थ्योरी में अभी तक आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लिए पढ़े, इलेक्ट्रॉन का जो इमेज आपके दिमाग में बना, वो सब का सब खत्म होने वाला है। एक एटम का जो रूप होना चाहिए वो पूरा का पूरा एटम का रूप यहाँ खत्म होने वाला है। यहाँ से बिल्कुल एक नया कंसेप्ट शुरू होने वाला है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए कि अब तक आप लोग जो कुछ भी पढ़ाई किए वो सब स्वाहा। ठीक है, अब बोले सर जब स्वाहा करना ही था तो पढ़े क्यों बेटा? ये पढ़ने का तरीका होता है, पहले गलत वाले को पढ़ लो, जब गलती समझ में आ जाए तो उसको करेक्शन करके ठीक करवा दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला दे बेटा, बोर्स मॉडल में बोर का थ्योरी याद है क्या कहा था? बोर का कहना था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? NH/2π। ये फॉर्मूला याद है ना? इसी फॉर्मूला से हम लोग बोर का सारा फॉर्मूला डिराइव किए थे। ठीक है, क्या था ये? किसके बराबर थे? MVR, यही था ना? MVR जो एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर? NH/2π। और जब बोर से पूछा गया कि बोर भैया ये तो बता कि ये NH/2π कहां से आया, तो बोर का जवाब क्या था? बट बोर बोला था जानी ना, बंगला में बोला था, तुम जानता नहीं है। ठीक है, जानी ना। और वो जानी ना जो बोला था, उस जानी ना को जानी हाँ में कन्वर्ट किया ये बंदा। ठीक है, जो बात बोर अपने थ्योरी को खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो बात को कौन एक्सप्लेन किया बेटा? डी ब्रॉगली। ठीक है, आइए डी ब्रॉगली को शुरू करने से पहले एक कीवर्ड बताने, एकदम ध्यान से सुन लो। पहली बात ये दिमाग में सेट कर लो बेटा कि डी ब्रॉगली का थ्योरी कहां एप्लीकेबल है, कहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डी ब्रॉगली का थ्योरी एप्लीकेबल है हर चीज पे। यहाँ हर चीज कहने का मतलब क्या हो रहा है? दो वर्ड आएगा, एक माइक्रो पार्टिकल और एक मैक्रो पार्टिकल, यानी माइन्यूट पार्टिकल पे ना बड़े पार्टिकल पे। तो डी ब्रॉगली का थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है बेटा? सब चीज पे। तो पहला सवाल, क्या डी ब्रॉगली का थ्योरी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या डी ब्रॉगली का थ्योरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। माइन्यूट हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, कैसा भी पार्टिकल हो, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट सब पे एप्लीकेबल है। इवन डी ब्रॉगली का कंसेप्ट लाइट पे भी एप्लीकेबल है। कैसे? और डी ब्रॉगली कहता क्या? बड़ा सिंपल सा बात कहता है। डी ब्रॉगली का कहना है, दो एकदम कीवर्ड पकड़ ले, इसी पे पूरा खेल है। डी ब्रॉगली का कहना ये, बोलते हैं बेटा हर पढ़ाई का कीवर्ड होता है और ज्यादा बड़ा नहीं होता। क्या है? डुअल नेचर। डी ब्रॉगली का कहना यह है कि कोई भी पार्टिकल ले लो, माइक्रो या मैक्रो, सबके पास दो तरह का नेचर पाया जाता है। वो दो तरह का नेचर क्या है? एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। अब आइए इसका मतलब समझते हैं। दुनिया का हर एक चीज के पास क्या क्या नेचर मौजूद है बेटा? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का मतलब सिंपल सी बात, जो वेव का प्रॉपर्टी होगा, यानी कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये हो गया वेव नेचर। ठीक है, तो जब हम लोग वेव नेचर कहेंगे ये वर्ड, तो वेव नेचर कहने का मतलब आप क्या समझोगे? कि जिसका वेव नेचर की बात करें उसका वेवलेंथ होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा, उसका टाइम पीरियड होगा, जो वेव का प्रॉपर्टी वो होगा। और जब पार्टिकल कहेंगे तो पार्टिकल का मतलब क्या समझोगे? उसके पास क्या है? उसके पास मास है। वेव नेचर कहेंगे तो वेव का प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, पार्टिकल नेचर कहेंगे तो क्या कहेंगे? मास है। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं बेटा, क्या डी ब्रॉगली का थ्योरी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? बात करो। तो क्या डी ब्रॉगली के मुताबिक हम लोग वेव है? हाँ। अरे भाई जब उसका थ्योरी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब हम लोग एक वेव है। ठीक है, और अगर हम लोग वेव है तो हमारा वेवलेंथ होगा बेटा। हाँ, हमारा वेवलेंथ है, हमारा फ्रीक्वेंसी भी है, हमारा टाइम पीरियड भी है, सब कुछ हमारा है, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता ये समझाते हैं। इसी का एग्जाम्पल ले ले, इस गधे का एग्जाम्पल ले ले। डी ब्रॉगली का बहुत फेमस इक्वेशन है बेटा, ये देख। ओए, ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या है? H/mv। याद है H किसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, ध्यान समझना बेटा, इसका वेवलेंथ समझाने जा रहे हैं। इस गधे का वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है, मान लो इस गधे का मास 66 किलोग्राम है। 30 किलो जाता है। ठीक है, केजी है। ठीक है, और ऐसा करते हैं, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा इसके यहां पे लगा देते हैं और पीछे लगा देते हैं एक अच्छा सा कुत्ता। अब बोलते हैं भाग। ठीक है, और ये भागा, और भागने के बाद इसका क्या 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 चीज मेजर कर ली बेटा हम लोग?
वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मेजर कर लिया। आओ, तो क्या मास हम लोग अज्यूम करके चले थे बेटा इसका 60, और वेलोसिटी चलो मान लेते हैं। इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv, और मान लिए कि इसका मास जो है वो कितना है 66 kg है, और ये जिस वेलोसिटी से भाग रहा है वो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डू यू थिंक, ये 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम है या ज्यादा है? कम लग रहा है बेटा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी इस पे नहीं जाते। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में बंदा कितना भाग रहा है, 1 मीटर भाग रहा है ना। और आप लोग को याद होगा, तुम लोग बाद में बेटे इसलिए तुम लोग के लिए बता दे रहे, एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -34, ये एच का कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आइए पुट करते हैं और निकालते हैं इसका वेवलेंथ कितना आता है। तो बोलो एच का वैल्यू कितना होगा बेटा, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस, एम का वैल्यू कितना, और मास वेलोसिटी कितना, यही है ना। अब बोलो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक डेसिमल हटा देते यहाँ 0 आ जाएगा, 66 कट गया बेटा, कितना आया बोल 10 टू दी पावर ऑफ -35 मीटर। क्लियर, यानी कि इस गधे को अगर 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भगाते हैं तो इसका वेवलेंथ कितना होगा बेटा, है ना। अच्छा वेवलेंथ का मतलब याद है क्या पढ़े थे, एक बार फिर से याद दिला दे रहे, ये देखो तो, ये अगर हमारा वेव है तो यहां से यहां का दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, यही होता है ना वेवलेंथ, ठीक है। अब बताओ तो यहां से यहां दूरी का वैल्यू कितना है, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस, व्हाट डू यू थिंक, 10 टू दी पावर ऑफ -35 छोटा वैल्यू या बड़ा वैल्यू है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। कितना छोटा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, इतना सोचो ये कितना छोटा वैल्यू है। यानी कि इसका मैथमेटिकली वेवलेंथ तो पता चला, पर ये वेवलेंथ कंसिडरेबल वैल्यू है या नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसलिए बेटा हमारा वेवलेंथ नहीं दिखेगा। मैथमेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक और चीज खेल समझाते हैं, बोलो वेब लैम्डा, लैम्डा किसका सिंबल है बेटा, बोल बोल बोल, वेवलेंथ का, और ये किसका सिंबल है, मास। और अभी हम लोग क्या वर्ड बात की, कीवर्ड को पकड़ना, क्या बात की है कि डी ब्रॉगली क्या बोला, क्या नेचर है, उस डुअल नेचर में कौन कौन सा नेचर है, वेव नेचर, और लैम्डा किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव नेचर, और एम किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल नेचर, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या दिख रहा है बेटा, इनवर्स। तो ये बात दिमाग में बैठा ले कि जिसके पास पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा उसका वेव नेचर कम होगा, और जिसके पास पार्टिकल नेचर कम होगा उसका वेव नेचर ज्यादा होगा। बोलो हमारा कौन सा नेचर ज्यादा है, पार्टिकल नेचर, क्योंकि हमारा मास ज्यादा है। पार्टिकल का मास के हिसाब से देखोगे, समझ में आ रहा। तो चूंकि हमारा मास ज्यादा है, पार्टिकल नेचर ज्यादा है, इसलिए हमारा वेव नेचर कम है, इतना कम है कि वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, इसलिए हम लोग वेव जैसा नहीं दिखते। पर इस थ्योरी के मुताबिक वी आर वेव। बात समझ में आ रहा। और जब हम लोग वेव है तो हमारा कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, कैलकुलेशन करके दिखा दिए बेटा आपको। यहां तक का बात समझ में आया। चलिए फिर से बात करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था बेटा, अभी थ्योरी पढ़ाई नहीं है, थ्योरी में तो अब जा रही है, इंट्रोडक्शन था। ये थ्योरी क्या कहता है, बोलो डी ब्रोगली के मुताबिक कौन कौन सा नेचर है, डुअल नेचर है ना बेटा। और डुअल नेचर यहां समझना, डुअल नेचर का मतलब कौन कौन से नेचर पे बात कर रहे हैं हम लोग, एक वेव नेचर की बात कर रहे हैं और एक पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। जब हम लोग वेव नेचर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, वेव नंबर की बात करेंगे, यही है ना। मेनली यही दो को पकड़ कर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। और जब पार्टिकल की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, मास की बात करेंगे। क्लियर है। अच्छा आप में से कोई है जो इस इक्वेशन से आप लोगों का मुलाकात हुआ या मुकालात हुआ है, कौन भैया दिया था, ये आइंस्टाइन भैया दिया था, है ना। हाँ वो भैया दिया था। इधर आ, E equals to hc by lambda, ये कौन दिया था, बोलो। ये तो आइंस्टाइन भैया दिया था। ये कौन भैया दिया था, प्लैंक। अभी तुम लोग किडनी तोड़ देंगे बे। ये प्लैंक का फॉर्मूला है ना बेटा, ये आप लोग अभी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि आगे का ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये प्लैंक्स,
ठीक है, अब देखो डी ब्रॉय क्या चालाकी किया, ये फॉर्मूला कौन दिया, ये फॉर्मूला कौन दिया, वो दोनों को मिला करके अपना फॉर्मूला बना दिया, है ना। कैसे बनाया देखो यहाँ पर, बार बार कहाँ ये हो जा रहा है, रुको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ देख बेटा, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ये कौन दिया था, प्लैंक। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये कौन दिया था, आइंस्टाइन। वो बोला ये भी E के बराबर है और ये भी E के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देखो, तो दोनों को इक्वेट करने पे ये आएगा एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सी, व्हाट इज सी हेयर, लाइट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। एक बार फिर से बात कर ले, दो बेटी है बाद में, इसको एच क्या कहेंगे बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा क्या कहलाएगा, बोल, वेवलेंथ। एम क्या, यहाँ मास, ठीक है। अब देखो ये सी और सी कटेगा बेटा, क्लियर। अच्छा, अब आगे क्या किया, सी को रिप्लेस कर दिए वी से। इसका रिप्लेसमेंट का मतलब समझना, सी क्या है, वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है, लाइट का। और वी क्या है, वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है, किसी भी चीज का। अगर सी लिखेंगे तो सिर्फ किसका वेलोसिटी पकड़ेंगे, लेकिन पहली बात हो चुका कि जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, डी ब्रॉगली का जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो कहां एप्लीकेबल है, सब पे। तो जब सब पे एप्लीकेबल है तो आप किसका वेलोसिटी लोगे, किसी का भी ले सकते हो। इसीलिए सी को किससे रिप्लेस कर दिया गया बेटा, यहाँ पर वी से। यानी अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो, एच बाई लैम्डा इक्वल्स टू एम वी, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। यही तो फॉर्मूला आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये आपका फॉर्मूला, क्लियर है। इसी फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि वेवलेंथ यानी कि वेव नेचर और मास यानी कि पार्टिकल नेचर दोनों कैसे रिलेटेड है, बट आपस में इनवर्स रिलेटेड है। यहां तक का बात समझ में आया। अब आओ कुछ और समझाते हैं, पढ़ो इस लाइन को पहले। ठीक है, देखो कोई भी चीज, मैटर करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे चल करके ये इस खास पर्टिकुलर किसी चीज पे फोकस कर रहा, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो आप जनरल पकड़ो, उसके अंदर सब आ जाएगा। तो सबके पास क्या है, और डुअल कैरेक्टर में क्या क्या बेटा, एक पार्टिकल और एक रेडियस। अब आओ, ये जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, एच इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम, यही था ना फॉर्मूला। एक बार फिर से देखो, यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू क्या था बेटा, एच बाई एम वी। आप लोग बताओ, मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का सिंबल बोल, पी। देखिए फॉर्मूला बनता है एच बाई पी। आपका मेन फॉर्मूला ये है बेटा। अब इसी से सारा फॉर्मूला आगे डिराइव होने वाला है, उस पर ध्यान दे लो। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक बार फिर से देख लो। ये देखो, ये क्या है बेटा, बोल, मोमेंटम, P इक्वल्स टू एम इंटू वी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले, बोल क्या आएगा, होगा। अच्छा, यहां पर कितना एम है, एक एम को यहां लेकर के चले आओ, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आया, पी स्क्वायर बाय 2m आया। तो आप बताओ P इक्वल्स टू क्या आएगा, बेटा सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा, कोई केमिस्ट्री नहीं चल रहा। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, यहां से आपका जो कुछ आएगा तो ठीक है। अच्छा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे, बोलो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, याद है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा H इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या है, पढ़ो यहाँ पर, ये फॉर्मूला तो अभी बताया, इसी से ये आया, देखो तो समझ में आ रहा है क्या, अंडर रूट 2 इंटू ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब एक आगे का नॉलेज दे रहे हैं, ये एडवांस लेवल से, आपके स्कूल लेवल से नहीं पड़ेगा, आपको जो कंपटीटिव लेवल है उसके लिए जरूरत पड़ेगा। आप लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था, अब नहीं है। उस चैप्टर का नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोग अगर आज से 2 साल पहले का पुराना वर्जन का किताब उठा करके देखोगे, ये चैप्टर आपको मिलेगा।
वहां पर आपको एक थ्योरी पढ़ाया जाता था जिसका नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, जहां पर इस k को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बताओ तो अगर इसी काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये बैठा दे तो बोलो यहाँ पर क्या बैठाने वाले हम लोग? 3/2 kT। और यहाँ कौन है? m है। और इधर कौन है बेटा? 2 और 2 कटेगा, देखते ये आ रहा है, आ रहा है बात समझ में? ठीक है, जेई एडवांस में एक बार सवाल पूछा था कि डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ होगा, ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ होगा, उसके साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है बताओ? स्क्वायर रूट में इनवर्स है ना भाई। लैम्डा के साथ टेम्परेचर क्या है? इनवर्स है। इनवर्स के साथ साथ क्या है बेटा? ये स्क्वायर रूट में इनवर्सली रिलेटेड है। यहां तक का बात समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? वंस अगेन ये सारी चीज को समराइज कर दे रहे बेटा। मामला बड़ा सिंपल सा है। डी ब्रॉगली का क्या कहना था कि दुनिया का हर एक चीज के पास कैसा नेचर होगा? डुअल नेचर होगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब मास समझोगे, वेव नेचर का मतलब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इस तरीके का प्रॉपर्टी समझोगे। और ये उसका फॉर्मूला है, इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। h/λ/p को क्या कहता है बेटा? डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, और डी ब्रॉगली इक्वेशन पे जब हम लोग बातचीत करेंगे तो क्या होगा बेटा? h/mv लिख सकते हैं, mv की जगह पे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे का जो चीज बताने जा रही है वो इसका एक रूप। अब दूसरा रूप पे आओ। दूसरा रूप शुरू करने से पहले आप लोग ने फिर से सवाल जवाब दीजिएगा। तो इससे क्या साबित हुआ? अभी जो पढ़ो उससे क्या साबित हुआ कि दुनिया का हर एक चीज के पास कैसा नेचर है? अब आप क्या जवाब दीजिएगा? इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा? वेव नेचर की पार्टिकल नेचर? दोनों होगा तो दोनों। लेकिन आप बताओ तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है या ज्यादा होता है? बोलो। बहुत कम होता है। इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इस चैप्टर के शुरुआत में आपको एक इंफॉर्मेशन दिए थे, देखे आप में से किसी को याद है कि नहीं? व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 0। ये होता है बेटा नहीं पढ़ने का नतीजा। देखो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, इसे नहीं पढ़ने पड़ा। आज जो समझाए बेटा समझ ले, अभी भी वक्त है, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है बेटा। बताए थे जो ऊपर लिखा जाता है वो रिलेटिव मास कहलाता है, जो नीचे लिखा जाता है वो रिलेटिव चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 है, उसका रिलेटिव मास क्या है बेटा? यहीं से पता चला इसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यानी कि अगर इसका मास ना के बराबर है तो इसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा कि वेव नेचर ज्यादा होगा? वेव नेचर ज्यादा होगा। यानी कि अब आप इलेक्ट्रॉन को किस नजर से देखने वाले हो? वेव के नजर से। तो देखो आपका पूरा नजरिया बदल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या बन गया? वेव है। और अगर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन वेव है तो वो कैसा दिखेगा? अब वो देखो, ये रहा ऑर्बिट और ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्टिकल नेचर है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वेव बन जाएगा। ना सिर्फ वेव बनेगा बल्कि इसमें कुछ और खास इंफॉर्मेशन अब आपको दिया जाए, उस पर ध्यान देना है। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन का देखने का नजरिया बेटा ऐसा होगा, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन। और टेक्निकली इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि मास बहुत कम है, यानी उसका वेव नेचर ज्यादा डोमिनेंट है, तो उसको वेव के नजर से ज्यादा देखेंगे हम लोग। क्लियर है? अब आइए वेव पे बात करते हैं। वेव का प्रॉपर्टी भूल गए तो दोबारा वेव यहां से शुरू हुआ, बोलो ये कहलाएगा हाफ वेव, ये हुआ हाफ वेव और हुआ हाफ। कितना वेव बना? एक। ये हाफ कितना वेव बना? 2। ये हाफ कितना वेव बना? 3। ये हाफ और ये हाफ कितना बना? 4। डी ब्रॉगली का एक और कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन वेव के हिसाब से बिहेव करेगा, उसका जब बिहेवियर वेव जैसा होगा, वो अपने ऑर्बिट में वेव तो बनाएगा, ऐसे वेव बनाएगा। और जब भी वेव बनाएगा होल नंबर में वेव बनाएगा। लैंग्वेज पे ध्यान देना। बताओ कितना वेव बना? 4। ठीक है, आइए तो एक बार फिर से समझते हैं कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ा, ये होल नंबर पे वेव क्या बनता है, और समझाते हैं। चलो यहां से शुरू करते हैं। बोलो ये आधा वेव, ये हाफ, कितना वेव बना? 1। यहां तक 1 हुआ, यहां तक 2। ये हाफ 3। ये हाफ 4। ये हाफ, हम गलती किए क्या? ये हाफ 1 हुआ बेटा, यहाँ पे 2। ये हाफ 3। ये हाफ 4। ये हाफ 5। आइए इसको गिनते। बोलो यहां से शुरू करते हैं। ये हाफ 1 हुआ बेटा,
ये हाफ, ये हाफ, दो हुआ, एक हाफ वेव, तीन वेव हुआ, ये हाफ वेव, चार वेव हुआ। अब ये 4.5 बोलो, 4.25 बोलो, 4.25 बोलो, ऐसा कुछ हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। तो अब सुनो, डी ब्रॉगली का कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन वेव बनाएगा, अपने ऑर्बिट पे वेव बनाएगा, वो हमेशा होल नंबर पे वेव बनाएगा, फ्रैक्शन पे वेव नहीं बनाएगा। अब यहां से कंसेप्ट को आगे समझना है, ठीक है। शुरू से बात करें बेटा, शुरू से बात करें, क्या कहना डी ब्रॉगली का, सिंपल, हर एक के पास डुअल नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा, वेव नेचर होगा, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा। फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/m, बस इतना याद रखिए। आगे क्या कहता है, आगे ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रॉन वेव के हिसाब से बिहेव कर रहा है तो कैसे बिहेव करेगा, हमेशा होल नंबर पे बात करेगा, ठीक है। अब इस होल नंबर का कंसेप्ट समझाने जा रहे बेटा, दोबारा समझना, होल नंबर का कंसेप्ट समझाने जा रहे, दोबारा समझना। मान लो, फिर से बात करते हैं, मान लो ये जो ब्लैक कलर है ना बेटा, ये आपका ऑर्बिट है, और रेड कलर पे इलेक्ट्रॉन का वेव बना है। गिन के बताओ तो इसमें कितना वेव बना है, एक वेव। एक वेव कैसे पकड़ोगे, समझ में आ रहा था, हाफ है ना, ये क्या हुआ बेटा, आओ यहां से बात करते, बोलो, ये हाफ, ये हाफ, एक वेव बना, ये हाफ, ये हाफ, एक वेव बना, ये हाफ और ये हाफ, कितना वेव बना, तीन वेव बना। तो क्या डी ब्रॉगली के मुताबिक ये डायग्राम सही है कि नहीं, बताओ तो, है ना, ठीक। एक बार फिर से याद दिला दे, दोबारा से सुन ले बेटा, दोबारा से सुन लो। यहां ये देखो, ये दूरी को क्या कहते हैं, ये दूरी को क्या कहते हैं, या फिर इस दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं। दो क्रेस्ट का दूरी, या दो ट्रफ का दूरी, या एक कंप्लीट साइकिल। बोल, यहां से यहां क्या साइकिल है, हाफ साइकिल है, और यहां से यहां क्या साइकिल है बेटा, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद है। इस चैप्टर का आप समझ में आ रहा है बेटा, इस चैप्टर के शुरुआत में आपको वेव थ्योरी पढ़ाने से पहले वेव का प्रॉपर्टी पूरा समझाए थे कि वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो सब इसी पर्पस के लिए आपको बताया गया था। अब आओ, इसको अप्लाई करने का टाइम आया बेटा, समझना। यहाँ अब थोड़ा सा आपको अपना इमेजिनेशन का हेल्प लेना होगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो, यहां देखो क्या इमेजिन करना बेटा, इमेजिन करो कि ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ना बेटा, ये तार का बना हुआ, वायर का बना हुआ है, गोल ऐसा वायर। और इमेजिन करो उसी वायर के ऊपर एक और वायर है, रेड या ब्लू कलर का, इस तरीके से वायर को ऐसे ऐसे करके, ये पूरा वायर का बना हुआ, ये पूरा सिस्टम तार का बना हुआ, मान लो, ठीक है। अब आओ समझने की कोशिश करना, ब्लैक वाला तार को बेटा यहां से खोल दिया और ऐसा टांग दिया, खोल दिया, देखो तो खोलने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, ये जो वेव ऐसा दिखेगा, बोलो इसमें कितना वेव है, एक, दो, तीन। अब बताना तो ये डायग्राम सेम हुआ कि नहीं, है ना। ये डायग्राम को अगर ऐसे गोल कर देंगे बेटा तो ऐसा बन जाएगा, और इसको अगर खोल देते तो बेटा ऐसा बन जाएगा। आ रहा बात समझ में, बताओ यहां से यहां कितना वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है, यहां से यहां कितना वेवलेंथ है, एक और वेवलेंथ है, यहां से यहां कितना वेवलेंथ है, तो बताओ इस पूरे में कितना वेवलेंथ है, तीन वेवलेंथ है। ये वाला लाइन समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए इसको फिर से बनाते हैं। ये मान लो ये देख, ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये ब्लैक वायर है, क्या किया, ब्लैक वायर को खोल दिया, बताओ इसके अंदर कितना वेव है, बोलो 5 है ना, तो वो 5 वेव कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, बात करो, होगा। और इसी को बेटा अगर राउंड कर दे, गोल कर दे, तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो ये डायग्राम सेम है, ये डायग्राम सेम है बेटा, समझ में आ रहा है। अब खेल यहां से शुरू हो रहा है, समझना। बोलो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्लैक लाइन, 3 लैम्डा, बात करो, बोलो बोलो, बात करो बेटा, बात समझ में आ रहा है। हाँ, इस ब्लैक लाइन का वैल्यू कितना है, इस वाले ब्लैक लाइन का वैल्यू कितना, बोलो बोलो, वेरी गुड, वेल डन बेटा, परफेक्ट आंसर है ना, 5 लैम्डा। अब आगे बताना, क्या इस ब्लैक लाइन का वैल्यू 2 पाई आर भी है, सोचो,
क्यों? क्योंकि इसी को तो खोले बेटा, है ना। सर्कल का सर्कमफेरेंस है ये, चाहे पेरीमीटर कह लो, और सर्कमफेरेंस। बताओ तो इस वाले ब्लैक लाइन का वैल्यू क्या है? 2 पाई आर। लेकिन ये 2 पाई आर किसके बराबर है? ये 2 पाई आर किसके बराबर है? बोलो, बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब आप लोग लॉजिकली सोचो, ऐसा कोई भी अगर डायग्राम बनाएंगे, हर बार 2 पाई आर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और उसमें लैम्डा कितना आएगा? कुछ भी हो सकता है ना, वो कुछ भी में, लेकिन जो भी होगा या तो वो 1 लैम्डा होगा, या 2 लैम्डा होगा, या 2.5 लैम्डा होगा, 3.5 लैम्डा होगा, नहीं होगा। जब जब भी होगा होल नंबर पे होगा। इन सारे चीजों को देखो तो जनरल टर्म में ये लिख सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू, क्लियर है? ये हो गया आपका अनदर फॉर्मूला। इस डायग्राम की मदद से ये समझा है, ठीक है। तो डी ब्रोगली का एक और क्या फॉर्मूला है बेटा, कि जो सरकमफेरेंस होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो किसके बराबर होगा? एन लैम्डा। और याद रखना यहां पर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा मालूम है? एन रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ, बोलो बोलो, ऑर्बिट को। यहाँ नंबर ऑफ वेव, एंड नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑफ कोर्स ये एन रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ वेव को, जो किसके बराबर पाया गया है? नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर पाया गया है। इसका मतलब बताओ आप लोग, इसके अंदर कितना वेव आप देख रहे हो? बोलो बोलो। अगर 3 वेव देख रहे हैं आप, तो ये कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिट। यानी क्या पता चला? जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में उतना ही वेव बनाएगा। बोलो, बात पल्ले पड़ रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल, बात पल्ले पड़ रहा है? आइए फिर से कुछ बात करने वाले, यहां सुनो। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ये फॉर्मूला कौन दिया था? बोर दिया था। और जब बोर से पूछेगी कि बोर भैया कहां से आया फॉर्मूला, तो बोर क्या बोला था? जानी ना, ये है ना। आइए, अभी अभी हम लोग पता किए 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या होता है? ये कंसेप्ट कौन दिया? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो क्या कहता है? एच बाई एम वी कहता है। अब लैम्डा को पुट कर ले एच बाई एम वी, तो बोल क्या आता है? 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच बाई एम वी आता है बेटा। इस एम वी को यहां पर और 2 पाई को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो बोल क्या आ रहा है? इस तरीके से ये फॉर्मूला का डिराइवेशन हुआ, जो बोर्ड नहीं बता पाया था। पर किससे डिराइव हुआ बेटा ये फॉर्मूला? डी ब्रोगली से डिराइव। बात आया समझ में? क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। आइए, ओके, तो बात चलो यहां से, ये डायग्राम का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये डायग्राम देखो तो बात पल्ले पड़ रहा है। आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ, ये हाफ वेव है और ये हाफ वेव, ये आधा वेव है और ये आधा वेव, टोटल कितना वेव बना? तो मतलब ये कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट है। जितना वेव बनेगा बेटा उतना ऑर्बिट होगा, एकदम सिंपल सा बात है। यहां तक समझ में आया? ठीक। अब आगे सुनो, एक और सवाल। आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा, अभी एक समरी बना रहे बेटा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, तुम लोग भी चाहो तो ये कर लो, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे उतरने वाले। लेकिन उससे पहले एक और चीज बताने जा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले 5-6 साल में देखा गया बेटा, नीट और जेई के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा, जो भी आपको हम बताने वाले। क्या है? आपसे पूछेगा वेवलेंथ पता करो। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहा? ये अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग क्या साबित कर चुके हैं? अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या साबित कर चुके हैं? वेव। इलेक्ट्रॉन वेव है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसका पूछेगा वेवलेंथ बताओ। अगर वेव है तो वेव का प्रॉपर्टी बताओ, वेवलेंथ पूछेगा। और वेवलेंथ कहां पूछेगा? बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट में बताओ कितना वेवलेंथ है, सेकंड ऑर्बिट में बताओ कितना वेवलेंथ है। जनरल टर्म में क्या लिखे बेटा? nth ऑर्बिट। ठीक। कैसे डिराइव करना, क्या करना, निकाल रहे बेटा। एन में जाकर के एक कैप्सूल तैयार होगा, बस उस कैप्सूल को खा लीजिए, आपका काम पूरा तैयार है। ठीक है, आइए बात करते हैं। बोलो, अभी अभी हम लोग क्या बातचीत किए बताओ बेटा? 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। यही तो है आपका लैम्डा, लैम्डा ही पता करना है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो, 2 पाई आर बाय एन। यही है। अब चूंकि बेटी तुम लोग नहीं थी, इसलिए तुम लोग को बताने जा रहे हैं। बताने से क्यों जा रहे हो? तुम लोग बताया करेगा गधा बोल। रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? बताओ। आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। छोड़ दो, यहां जेड हम लोग नहीं लेने वाले।
तो आर का फॉर्मूला सुन ले बेटा, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। अब इसको वहां प्लॉट कर तो बोलिए क्या बनता है, 2 पाई, बोल आर की जगह क्या लिखेंगे, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर, यही लिखेंगे ना बेटा, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय एन, और एन कट गया। अब रहा ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, 2 पाई आर नॉट इंटू, हाँ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन के लिए बेसिक, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, तो ये समझना बेटा, 2 पाई क्या है, आर नॉट इंटू एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट में पता करो, एन का वैल्यू 1 बैठा दो, बन गया। और आर नॉट का वैल्यू आपको रट के रखना, आर नॉट का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि देखो तो आसान नहीं हो गया, आपको जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलेगा बस उतना बैठा होना, ये वैल्यू तो वैसी ये तो चेंज होने से रहा, 2 पाई आर नॉट हमेशा भी रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट बोलेगा एन का वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट बोलेगा एन का वैल्यू 2 एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक, पक्का। चलो पढ़ लो इसको एक बार। अरे अभी यही बात की है ना, 2 पाई आर किसके बराबर होगा, फॉर्मूला भी बात की है ना, एन लैम्डा के बराबर। और यही से भी हम लोग क्या प्रूफ किए कि एमवीआर किसके बराबर हुआ, और ये किसका थ्योरी है, बोर्स का। और जैसे कि तुम लोग बताया बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ एनी ऑर्बिट किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ का, और यहाँ n क्या चीज है, नंबर ऑफ वेव को या नंबर ऑफ ऑर्बिट को, ठीक है। बोलो। हाँ चलो अब कुछ चीज बताने जा रहे बेटा, वो सुन लो, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देख, हम लोग अभी डी ब्रॉगली थ्योरी पढ़े। डी ब्रॉगली थ्योरी का पहला, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p, h बाय mv, h बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, h बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट 3kTm। ये आपका एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। और तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेवलेंथ किसका, इलेक्ट्रॉन का, कहा, nth ऑर्बिट पे अगर आपको पता करना है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बेटा, 2 पाई आर नॉट इंटू एन। इतना में बेटा आपका पूरा गेम होने वाला, इससे ज्यादा आपको और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसको समरी बनाना समरी बना लो, जिसको नोट करना जो करना कर लो बेटा। अब हम लोग प्रॉब्लम में उतरने वाले। नाउ अब आप क्वेश्चन पे बातचीत करते हो, पढ़ो। पहला 2-3 क्वेश्चन बेटा आपके साथ मिल करके बनाएंगे, उसका बाद सारा क्वेश्चन आप लोग बनाने वाले, पढ़ो। अच्छा हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी तुम लोग सिर्फ पढ़ने बोले। इसका वैल्यू नोट कर ले बेटा, 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्थ सेकेंड। प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे ये जरूरत पड़ेगा। और इसका वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये सीजीएस सिस्टम में होगा और ये एसआई में। अभी आप लोगों को कुछ नहीं बनाना देंगे, बनाने देंगे उस टाइम बनाना। अभी मेरे साथ रहो, पार्टिसिपेट करो, ठीक है। ये नोट कर लिए बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या दिया हुआ। पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ लिए, अब मेरे से बात करना, बोलो। ये किसका डेटा है, मास का डेटा है, ठीक। ये किसका डेटा है, वेलोसिटी का डेटा है। मांगा क्या है, ये आपका ऑप्शन। किस यूनिट में लैम्डा दिया है, यानी कि कैलकुलेशन सीजीएस में होगा कि एसआई में होगा। तो पहले यहां से ये तय कर ले कि किस सिस्टम में हम लोग काम करने वाले, ठीक।
अब आइए बात करते हैं, लैम्डा का फॉर्मूला क्या बेटा, h बाय एम वी। सीजीएस में एम एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। सीजीएस में एम का वैल्यू 150, सीजीएस में वी का वैल्यू, लेकिन ये तो एसआई में दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलो कितना आएगा, 50 इंटू 100, यही है। अब बिना कैलकुलेटर का कैलकुलेट करना, याद रखना बेटा, कोई कैलकुलेटर अभी आप इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 10 का पावर 1 2 और 2 4, ये 4 अगर ऊपर जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, -31 10⁻31, यही होगा। और नीचे कितना आएगा, आएगा 75, क्लियर है, ठीक। अब देखना, लॉजिक को समझना बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 660 हो जाएगा। तो भाई जब अगर आप इसको 2 0 यहाँ बढ़ाए तो यहाँ पर 2 0 क्या करना होगा, आपको कम करना होगा, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, -33। समझ में आ रहा, बाई कितना है 75। अब मेंटल कैलकुलेशन करो, बोलो अगर ऊपर 750 होता तो कितनी बार जाता, 10 बार। मेंटली सोच करके देख, 750 से कम है, लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार, 9 बार, 8 9 के आसपास। इसका मतलब हो रहा है कि इसको कैलकुलेट करने पर 8 और 9 के आसपास आंसर मिलेगा, और 10⁻⁻33। अब ऑप्शन ढूंढेंगे, 33 33 33 33 सब में रखा है, पर ये आंसर 3, ये 5, ये 7 और ये, और हमारा 8 और 9 के आसपास होना चाहिए, तो ये तो 8 और 9 के आसपास है बेटा, तो आंसर कौन सा होगा। बिना कैलकुलेटर का आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाना है, एक लमसम कैलकुलेशन करना। क्लियर है बेटा, समझ आया। आइए अगला क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं, पढ़ लो। पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लिया बेटा। क्या मांगा है, किस यूनिट में मांगा है, नैनोमीटर, है ना। और दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, यही है ना। किसका काइनेटिक एनर्जी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का, यही है। तो आप लोगों के पास लिखा हुआ, देख करके बताओ, अगर ये काइनेटिक एनर्जी का डेटा है तो लैम्डा निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, देख करके बताओ, बोलो h बाय √2 m, और यही है ना, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय √2 m काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो कितना सारा अभी आपके सामने दिक्कत और परेशानी आने वाला है बेटा, उसको कैसे डील करना वो बताने जा रहे हैं। बताइए, नैनोमीटर में डिमांड किया लैम्डा को, क्या करेंगे, तो सर पहले मीटर में निकाल लेंगे, एन में ले जाकर के मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻9 से डिवाइड करके। और अगर मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो बोलो एच का यूनिट एसआई में होना चाहिए, कितना, 6.6 इंटू 10⁻34, यही होगा बेटा, होगा। अब √2 का वैल्यू 2, नाउ m का वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन पे नहीं दिया, ना कौन बताएगा, इस चैप्टर के शुरुआत में बताए थे, यहाँ एब्सोल्यूट मास होगा, रिलेटिव मास कैसे बैठाओगे रे गधा, नहीं तुमको बता रहे हैं यहाँ पर, बताओ कंसेप्ट समझिए, गलती मत करना बेटा। एच का वैल्यू आप सीजीएस में एसआई में पुट किए ना, तो एसआई का मतलब किस कौन सा यूनिट होगा, मास एसआई मतलब क्या होगा, किलोग्राम, तो इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में पुट करना होगा, तुम कैसे पुट कर सकते हो, है ना। तो कितना होता है किलोग्राम में, इतना होता है, ये याद रखना होगा आपको। और इस चैप्टर के शुरुआत में पहला दिन यही पढ़े थे बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास इन सब से बात की, तो बोले थे याद रखना है, कुछ जगह पर आपको डेटा दे देगा, कुछ जगह नहीं देगा, आपको ये देखना है। अब आगे का देखो गड़बड़ क्या होने वाला है, देखो कितना सारा यहाँ गड़बड़ किया है, देखो कितना सारा गड़बड़ है। 2 हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे, बोलो किस सिस्टम में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एसआई में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, पर यहाँ क्या दे दिया है, तो आप इसमें नहीं पुट कर सकते, आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, और उसका डेटा भी दे दिया आपको, पढ़ लो, दिया है ना, कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई होगा 13.6 इंटू 1.60
2 into 10 to the power of minus 90. Now this is your answer, not even answer. ये आंसर अभी किस में आएगा? मीटर मीटर में आएगा। ठीक है, ये आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। कहाँ पे हम लोग थे बेटा? इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, मीटर पे आएगा। और इस मीटर को फिर किस में ले जाना आपको? नैनोमीटर में। किस एग्जाम में आया था देख? और वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब सोचिए इसको बिना कैलकुलेटर का सॉल्व करना। शुरू करें? अब देखो, देखो आपका स्मार्टनेस आपको मदद करेगा बेटा, ध्यान से सुनियो, आपका स्मार्टनेस आपको मदद करेगा। चलो आप लोग बताओ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जूल में कितना होता है? ई नॉट। ये किसका वैल्यू? ई नॉट का वैल्यू है ना, ये भी तो ई नॉट का वैल्यू है। तो इसका मतलब 13.6 इंटू दिस करने पर यही वैल्यू यहां आएगा। क्या चीज? अभी तो बात कर रही थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई इसको करने पर क्या आएगा आपका? बोलो क्या आएगा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18। तो ये आपका स्मार्टनेस होगा बेटा, आपको ये पता होगा कि इसके जगह पर हम इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते। तो क्या पुट कर लेंगे यहाँ पर हम लोग? 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। और फिर से बता दे रहे बेटा, सॉल्व करते हुए कोशिश करना है कि डेसिमल के पीछे परेशान नहीं होना, एक लमसम कैलकुलेशन करना। ठीक है, ऊपर कौन है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34। अभी ऊपर रहने देते वैसे ही, अभी नीचे की बात करते। बोल, ये 2 है और ये कितना है? 2 है। 2 पकड़, ताकि मेरा क्या है? 2 और 2 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि रूट है ना बेटा। ये कितना है? 9.1 है, पर पकड़ेंगे कितना? 9। और स्क्वायर रूट के बाहर लेकर आएंगे कितना होगा? यहां तक समझ में आया? अब बोलो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 और 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18, बोलो कितना आएगा? माइनस 49। यही आएगा। तो समझना, थोड़ा सा मैथ समझाने जा रहे बेटा। देख, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 49 यही आएगा। अच्छा सोचो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 50 इंटू 10। बात करो। अरे भाई 10 टू द पावर ऑफ माइनस 49 को आप ये लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। अब बोला अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 10 टू द पावर ऑफ माइनस 25। तो वही समझो, ये दोनों मिला करके ये आया, ये मतलब इसको हम ये अज्यूम करके चलो और ये अज्यूम करके चलो, मतलब कितना होगा? 10 टू द पावर ऑफ माइनस 25। अब अंदर क्या बच गया? रूट 10। रूट 10 का वैल्यू बोलो बेटा। ये सारा चीज आपको पहला दिन आप खोलो, आपको एक पेज दिए थे फिट इनटू मेमोरी, खोलो उसमें देखो ये सारा इंफॉर्मेशन दे के रखे, कब कहाँ क्या इस्तेमाल करना। एनीवे सुन लो अगर मान लो तुमको रूट 10 का वैल्यू नहीं भी आता है, 3.3 भी नहीं होगा, 3.3 से कम होगा थोड़ा, अगर नहीं भी आता है तो भी आपको आता है बेटा। बता दे रहे कैसे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर। रूट 10 निकालना है ना, 10 के ठीक एक पीछे नंबर कौन आता है? 9। तो रूट 9 का वैल्यू क्या होगा? 3। तो रूट 10 का वैल्यू क्या होगा? 3 से थोड़ा ज्यादा। तो 3 से थोड़ा ज्यादा पकड़ के चल, हो गया। पर ये सारा यूनिट किस में आया आपका? मीटर में। अब नैनोमीटर के लिए क्या बताए थे? 10 टू द पावर माइनस 9 से डिवाइड करेंगे। चलो अब इसको फाइनल टचअप देने जाते हैं। बोलो पहले 10 का पावर सॉल्व करो। -25 -9 -34, ऊपर भी -34, कट गया। वाह, 3.3 6.6 कट गया। बोल ऊपर कितना बचा, नीचे कितना बचा? और 1/3 को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा कोई ऑप्शन है ढूंढ। ये रहा बिना कैलकुलेटर का इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, लॉजिक से सॉल्व करने का तरीका। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, पर इस तरह के एग्जाम में अलाउड नहीं रहेगा। तब आप इस तरह से, और इस तरह में देखो तो हम लोग क्या क्या, फिर से एक बार सीखो क्या किए, डेसिमल को अवॉइड करने की कोशिश की, है ना। और सबसे पहले 10 का पावर को सॉल्व कर लो, देखो बहुत हद तक काम आपका हो जाएगा। आया बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पे बातचीत पढ़ो उसको। पढ़ लिए? क्या दिया है? ये क्या है? मांगा क्या है? किस यूनिट में?
इस बार काम तो आपका बहुत आसान कर दिया। एसआई में मांगा है, एसआई दिया है, एसआई दिया है, यानी कन्वर्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोलो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम बी, यही है ना बेटा। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34, क्लियर। एम का वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, वी का वैल्यू 10 है ना। तो काम और आसान है। बोल पहले 10 का पावर सॉल्व कर, कितना आएगा -5, -5 को ऊपर ले जा बेटा, -29, इतना तो मैथ्स आता है ना। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -29, क्लियर है, पक्का। अब आप लोग शुरू कीजिए, चलिए देखिए काम पे बेटा। अब आप लोग बनाओ। आप सभी लोगों का आंसर परफेक्ट। किस फॉर्मूला से बना है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई अंडर रूट 2m के ई। एसआई में पूछा है, बीच में गड़बड़ डाला, होल्ड पर डाल दे। एसआई में एनर्जी जूल, डायरेक्ट 0.5 पुट करेंगे। मास 1 kg, ये भी एसआई में दिया हुआ, सिर्फ बैठाना था और सॉल्व करना था। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो। सबका सी आ रहा है, सबका। तुम लोग बेटा करो करो करो। ओके, अब आंसर चेक करो। ठीक है, कैसे बनेगा बात कर लेते हैं। बोलो लैम्डा इक्वल्स टू एच, एच का मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 बाय एम। एम कितना है, 200 ग्राम है, मतलब आप उसको किलोग्राम में लेके जाना होगा। किलोग्राम में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और क्या बेटा आपका वेलोसिटी है, क्या दिया 5 मीटर, तो इसको तो 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सेकंड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा 5 बाय ये है। ठीक है, और यहाँ का कैलकुलेशन पे एक लैंग्वेज देखो, क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा। ऑर्डर का मतलब 10 का पावर पूछा। तो चलो 10 के पे ध्यान देते हैं। बोलो पहले यहां से बात करते हैं। बोलो 200 इंटू 5 कितना होगा 1000, और ये कितना है, ये तो सारा यही खत्म हो गया, यही है ना। 2 जीरो को दे दो, कितना हो जाएगा बोलो 6.6 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बता दे रहे इतना करने की जरूरत है, लमसम करते बेटा। 6.6 को 7 मान लो, और ये कितना है, तो 36 इंटू 7 कर लो रफली, बोलो कितनी बढ़ जाएगा 252, यही है ना। इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे 252 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 32। लेकिन हमेशा हम लोग दो डेसिमल पे काम करते हैं बेटा, तो अगर इसको 2.52 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 30 हो जाएगा, जो कि आपका ये आंसर आएगा। आया समझ में। अब कुछ चीज बताना चाह रहे बेटा, उस पर ध्यान दो। ये देखो अभी तक जो प्रॉब्लम बना है उस प्रॉब्लम में पैटर्न पकड़ो। क्या दिया है बेटा आपको, मास, वेलोसिटी, वेवलेंथ मांगा है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ मांगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया आप लोगों को, वेलोसिटी, मास, और मांगा क्या, वेवलेंथ। इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी दिया, वेवलेंथ मांगा। आप क्वेश्चन का पैटर्न उठा गए देखो, यही पूछता और कुछ है भी नहीं। इससे अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्या जो भी आप लोग बनाए, क्या दिया बोलो, मास दिया है, वेलोसिटी दिया, और क्या मांगा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। इसको बनाना नहीं है, रहने दो, अब इस पर टाइम नहीं देंगे, बस बताना क्या चाह रहे हैं। क्या मांगा है और दिया क्या है, और क्या दिया है,
चेक कर लो, बाकी आपका कैलकुलेशन है बेटा। ठीक है, क्या हुआ? वो नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये मिलके बनाएंगे, पढ़ो। पढ़ लो, उसका अभी आप लोग ऐसा बनाने देंगे। अभी तक का प्रॉब्लम में क्या देख रहे थे? अभी तक का प्रॉब्लम में देख रहे थे बेटा वेवलेंथ मांगा, दिया क्या? मास दे दे रहा, वेलोसिटी दे दे रहा, काइनेटिक एनर्जी दे दे रहा। इस बार क्या मांगा है? अगेन वेवलेंथ मांगा, लेकिन किसका वेवलेंथ? कहां? ठीक है, और याद करो तो उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा थे? 2 पाई आर नॉट इंटू एन, और आर नॉट का वैल्यू क्या बताए थे? 0.529 एंगस्ट्रॉम, यही था। बोलो कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बेटा? एन का वैल्यू और इसका वैल्यू ये, यानी क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 0.529, यही होगा। बोल आंसर। क्या समझ में आ रहा है? ठीक, अगर समझ आ गया बेटा तो ये आप लोग ओरली आंसर दोगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा। मेंटल कैलकुलेशन आप सॉल्व कर पाओगे, मेंटल कैलकुलेशन से पढ़ोगे और सॉल्व होगा। ऑप्शन 4, चलो चेक कर लेते हैं क्या मांगा है, किसका, कहां। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर नॉट इंटू एन। तुम लोग बाद में आए बेटा, इसकी आपके जानकारी के लिए बता दें, आर नॉट को कई बार हम लोग ए नॉट के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बार क्वेश्चन में ए नॉट दे दिया आपको, कोई बात नहीं। 2 पाई ए नॉट और एन का वैल्यू, बाकी तो हो गया। एकदम बच्चा क्वेश्चन है, किस एग्जाम में पूछा? देखो ये, देखो किस एग्जाम में पूछा है। यहां हंसी आ रहा, आप आसान से बना रहे बेटा, लेकिन यकीन मानो यही आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे, आप एग्जाम में इसको नहीं बना पाओगे। बोलो क्यों? क्योंकि बेटा अभी आप ताजा ताजा पढ़ रहे, गरम गरम आपको याद है किसी का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तब आपके पास एक नहीं भीड़ होगा, उस भीड़ में से आपको चुन के निकालना होगा कि इस फॉर्मूला से बनाना है और इतने कम टाइम में बनाना है। ठीक है, अब वो डेवलप होगा प्रैक्टिस से बेटा। ठीक है, आइए वही है, आओ, बनाना नहीं है बस, अभी क्वेश्चन का पैटर्न दिखा दे। इस बार देखो तो क्या दिया आपको, क्या मांगा है और दिया क्या है ना? बोलो तो कौन सा फॉर्मूला है? लैम्डा इक्वल्स टू, देखो तो एक लाइन का फॉर्मूला नहीं है, एच का वैल्यू आपको पता है, मोमेंटम आपसे पूछा है, लैम्डा दे दिया, बैठाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या मांगा है बेटा, क्या दिया है और क्या दिया है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है नीट में। अब देखो ये नीट का क्वेश्चन था, ये जेई का क्वेश्चन था बेटा, ये एम्स का क्वेश्चन था, डी ब्रॉगली से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, और यही क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा। फर्क ये रहेगा वहां ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके दिखाना होगा, क्वेश्चन सेम होगा, आपको अलग कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखो, अब बताओ ये हो गया ना, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया, क्या मांगा है, मास दे दिया और क्या दे दिया है ना, और मांगा क्या है, वही फॉर्मूला से बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोग बनाओ, बनाओ, और जिसका मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग हो वो तो ओरली आंसर दे देगा। फिर से क्या मांगा है, किसका, कहा, है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर नॉट इंटू एन, इस बार आर नॉट का वैल्यू आपको पिकोमीटर में लेने को बोला, तो बोलो 2 पाई 52.9 इंटू, ठीक है, वही गधे लोग, बोल इसको रफली कितना मानेगा? 50। हमेशा बोले ना डेसिमल का अवॉइड कर, एक लमसम कैलकुलेट, 50 मान ले, 50 इंटू 2, 100 इंटू 2, 200, पर ये 50 से ज्यादा है, मतलब आपका आंसर 200 से ज्यादा होगा, ढूंढो। अब देखो 200 से ज्यादा ये भी और ये भी है, पर 200 के साथ आपका आंसर सी होगी। एक लाइन का क्वेश्चन, ये किसमें पूछा? तो दिखा दे रहे बेटा, ऐसा क्वेश्चन नीट पे भी पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा
जेई में भी पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस में भी पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा। फिर से बता दे रहे, मामला एकदम सिंपल सा है। क्या क्या है? एक आपका मेन फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एमवी, इसी से सारा फॉर्मूला आ रहा है। दूसरा क्या है? 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। और तीसरा क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर नॉट इनटू एन। बस इसी तीन पे तो बेटा आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया, अब अगले टॉपिक को शुरू कर दिया। अभी क्या टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए बेटा? बोलो बोलो, क्या टॉपिक कंप्लीट किए? और इसमें बेटा आपका पूरा एक कंसेप्ट बदल गया। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन को किस नजर से देखने वाले हैं? वेव के नजर से देखेंगे। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट पढ़ने के बाद बोर का धज्जी उड़ने वाला है। आप याद कीजिए, पिछले क्लास में जब हम लोग बोर्स का डिमेरिट्स पढ़ रहे थे तब आप इसका बात उठा था, लेकिन हम लोग उसको समझे नहीं थे क्योंकि उसको पढ़े नहीं थे। अब बातचीत करते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, आइए बात करते हैं। पहले ये स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ लिए? अब इस स्टेटमेंट क्या कहता है उससे पहले एक और चीज पे जोर देंगे। डी ब्रोगली का कंसेप्ट बोलो किस पे एप्लीकेबल है? माइन्यूट पार्टिकल, माइक्रो पे ना मैक्रो पे? सब पे। और ये थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है? ये ध्यान में रखना, पहला फर्क, यानी ये कंसेप्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका ये कहना कि किसी भी माइन्यूट पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम पता नहीं किया जा सकता है। अगर पता करने बैठेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो सर्टेन नहीं होगा, वो अनसर्टेन होगा, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगा। क्या मतलब निकलता है इसका, आइए समझाते हैं। कुछ लॉजिक से समझा रहे, बताओ। पोजीशन पता करने का मतलब समझते क्या करना होगा आपको? पोजीशन आप तभी पता कर सकते जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे। अगर इस गधे का हमको पोजीशन पता करना है तो क्या करना होगा? इसको ऑब्जर्व करना होगा, ये कहां बैठा हुआ, क्या लोकेशन पे बैठा हुआ है ना। और ऑब्जर्व कब कर पाएंगे? जब इसको देख पाएंगे। बिना देखे आप ऑब्जर्व कर पाओगे नहीं। अब ये बताओ, सिंपल सा फिजिक्स की सवाल पूछे, बोलो इस गधे को अगर देखना है तो कैसे देखना पॉसिबल होगा? लाइट इसके ऊपर आकर गिरेगा तब देखेंगे कि ऐसे देख पाएंगे, है ना। यानी किसी भी चीज को हम लोग तभी देख पाएंगे जब उसके ऊपर लाइट आकर के हिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे आंख में पहुंचेगा, तभी देख पाएंगे ना। ठीक, आइए बताते हैं यहाँ। अगर पार्टिकल बहुत माइन्यूट है, समझ ले पहले अच्छे से, माइन्यूट है, तो इसको देखने के लिए आपको जो लाइट का इस्तेमाल करना होगा उसका कम वेवलेंथ होना चाहिए। जितना छोटा पार्टिकल उसका वेवलेंथ उतना कम होना चाहिए। बड़ा वेवलेंथ अपनी, बड़ा पार्टिकल को देखने के लिए बड़ा वेवलेंथ का इस्तेमाल होगा, छोटे पार्टिकल को देखने के लिए छोटा वेवलेंथ। अब आप बताओ, आप लोग बताओ बेटा, अगर वेवलेंथ कम है, मान लो ये मेरा लाइट है जो आकर के इसको हिट करेगा और फिर यहाँ पे अपना आंख रख लो, आप देखोगे इसको। अब ये बताओ, जो लाइट को आप पास करवा रहे देखने के लिए, उसका अगर वेवलेंथ कम है, मतलब इसका एनर्जी, बोलो बोलो, बहुत ज्यादा है। क्योंकि बेटा इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, एनर्जी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। इसका वेवलेंथ कम होने का मतलब इसका एनर्जी, किसका एनर्जी ज्यादा है? अब सोचो, अगर इसका एनर्जी ज्यादा है और वो आकर किसको हिट किया, जानते हो क्या होगा? बोलो, ये कुछ तो एनर्जी गेन कर लेगा, कुछ एनर्जी इसके पास ट्रांसफर होगा ना। और अगर एनर्जी गेन करेगा तो वो वहीं बैठा रहेगा या अपना पोजीशन चेंज कर देगा? पोजीशन चेंज कर देगा। यानी जब आप उसको देखने का कोशिश किए तो वो अपना पोजीशन को क्या किया? क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, यानी उसका मोमेंटम चेंज हो गया। इसलिए एक साथ हम लोग दोनों चीज को एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज्यादा बेटा इस थ्योरी पे आपको जोर लगानी नहीं। इस थ्योरी पे सिर्फ इतना दिमाग में बैठा लो कि किसी भी माइन्यूट पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम एक साथ नहीं पता किया जा सकता। अगर पता करेंगे तो उसमें क्या आएगा बेटा? अनसर्टेनिटी आएगा। और वो अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का आप मतलब समझ लो। ठीक, जहां पे डेल्टा लगेगा बेटा, वो डेल्टा का मतलब होगा नहीं, यहां डेल्टा का मतलब होगा अनसर्टेनिटी। आप इसको पढ़ोगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, आप इसको पढ़ोगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो मैथमेटिकली किसके बराबर होगा? h/4 और उससे बड़ा होगा। बस यही आपका फॉर्मूला और कुछ नहीं। लेकिन इस फॉर्मूला को अब हम लोग मॉडिफाई करेंगे जरूरत के हिसाब से। अब देखो, मॉडिफिकेशन दिखाने जा रहे, समझना, मॉडिफिकेशन बताने जा रहे, समझना बेटा। बोलो, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का मतलब होगा मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मास अनसर्टेन नहीं हो सकता बेटा, मास हमेशा सर्टेन होता है। मास का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा आपको।
ठीक है, यानी कि अब इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ तो, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। ये एक तरीका है। आगे देखो इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बोलो। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पोजीशन बाय टाइम। तो अनसर्टेन वेलोसिटी विल बिकम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बाय अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब इस वैल्यू को यहां पुट करो तो बोलो क्या आएगा, डेल्टा एक्स एम, डेल्टा वी की जगह क्या पुट करेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहाँ पहले से डेल्टा एक्स मतलब वो क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। अब यहीं से डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल लो तो बोलो क्या आएगा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, है ना। अब यहां पुट करो डेल्टा एक्स का वैल्यू तो बोलो क्या आएगा, एम डेल्टा वी का स्क्वायर डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। समझ में आ रहा। अब इसको एक और मॉडिफिकेशन देखो, बोलो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फिजिक्स में डायमेंशन पढ़े बेटा आप लोग, बेसिक नॉलेज तो होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के नजरिए से एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, किसको गायब कर दिए, क्यों, का डायमेंशन नहीं होता है। दैट मीन्स अब अगेन समझना, दिस पार्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय whom, uncertainty in energy, uncertainty in time greater than equals to h by 4 पाई। आइए फिर से बात करते हैं, पढ़ो, यही है। अब इसका मॉडिफिकेशन देख लो जो भी आपको हम डिराइव करके दिखाए। ये आपका मेन फॉर्मूला है बेटा, इसी से ये सारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। हाँ, टाइम अनसर्टेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वहां पे भी कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। ए बेटा लोग, अब अगला लाइन ध्यान से सुनो, इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं, स्टेटमेंट याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और कुछ नहीं, बस यहाँ पे थ्योरी खत्म है। लेकिन इस थ्योरी से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है, ध्यान से सुनना, इस थ्योरी से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है, ध्यान से सुनना। ये बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है या न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, बोलो बोलो। अगर आपसे ये कहा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता, उसको प्रूफ करो, उसका प्रूफ बेटा इस थ्योरी से किया जा सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ये साबित करने के लिए, मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। कैसे, आइए दिखाते हैं। यहां देखो, समझना, मान लो लेट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट वेयर, इनसाइड न्यूक्लियस। मान लो आप लोग को पढ़ा चुके बेटा, आप लोग बताओ व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, 10 टू द पावर माइनस 15। वेरी गुड। इसका मतलब अगर न्यूक्लियस का डायमीटर 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 मीटर होता है और इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं पाया जाएगा, क्योंकि आप क्या मान के चलो इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, इसका अनसर्टेन पोजीशन यही हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं, अभी अभी बातचीत की थी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और जो हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, अनसर्टेन पोजीशन uncertainty in momentum equals to h by 4 pi, which can also be written as uncertainty in position, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, m into delta v h by 4 pi। अब बताओ तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन सा वैल्यू है जिसको हम लोग पुट कर सकते हैं, m का वैल्यू है हमारे पास, है ना, और x का वैल्यू है, h का वैल्यू पता है और 4 पाई का वैल्यू पता है। यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, डेल्टा v h by 4 पाई डेल्टा x और m। और जब ये सारा वैल्यू आप पुट करोगे बेटा तो इसका वैल्यू जो रहेगा वो लगभग इतना आता, दिखा देते हैं आप लोग, ये देखो इतना है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ के देखो, बात पल्ले पड़ा की। क्या समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, ये वेलोसिटी कहां पे होगा इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और ये वेलोसिटी किससे बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है,
तो अगर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आया बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए अब आइए, ये कुछ ट्रिक बता दे रहे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ये ट्रिक तब इस्तेमाल कीजिएगा जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। क्या सुन लो, h/4 का वैल्यू रट जाओ। क्यों? h का वैल्यू कितना होता है बेटा? 6.625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। 4 का वैल्यू क्या होता है? 4। और पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। ये सारे को पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व करके बेटा ये आंसर आया, रट जाइए। एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा ये कैलकुलेट करने की। ठीक है, एसआई में ये इस्तेमाल करेंगे, सीजीएस में ये इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन पे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फिर 4 पाई के साथ कौन आ जाएगा? एम। एम का मतलब कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा। ये आप याद कर लो, और ये आपके नोट्स पे दिया हुआ, चेक कर लो, देख लो वहां पर मिला लो। ओए अब काम की बात सुन, यहाँ पर आपको याद रखना डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 पाई, या इसी को मॉडिफाई करके आप क्या याद रखोगे? डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4 पाई। और h/4 पाई का वैल्यू आप ये याद रखो बेटा। और अगर इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात करें तो h/4 पाई एम का वैल्यू ये आपको याद रखना। देख लो, नोट करना जो करना कर लो। अब क्वेश्चन पे उतरते हैं। ये ले पहला क्वेश्चन पढ़। पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लिए आप लोग? सब पे देख लो। ठीक, सबसे पहले ये बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h/, होगा। अब यहाँ पर कितना पार्टिकल का बात किया बेटा? दो अलग अलग पार्टिकल है, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी। तो से दिस इज डेल्टा एक्स ए, दिस इज एम ए, दिस इज डेल्टा वी ए। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला क्या बनेगा? बोल, डेल्टा एक्स बी बोल एम बी डेल्टा वी बी इक्वल्स टू h/4 होगा। अब बताओ ये पूरे का वैल्यू किसके बराबर है और ये पूरे का वैल्यू किसके बराबर है? यानी ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है ना बेटा? इक्वल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो डेल्टा एक्स ए एम ए डेल्टा वी ए इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बी बोलो आगे क्या लिख सकते हैं? बोल बेटा, एम बी मास ऑफ बी एंड डेल्टा वी, यही होगा। आपके क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है बेटा? एक्स ए और एक्स बी का। यहाँ ध्यान दो, एक्स ए और एक्स बी, इसको इस तरफ लेकर के चलो, बाकी को उधर डाल दो। तो बोलो क्या आएगा? डेल्टा एक्स ए बाय डेल्टा एक्स बी इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा? इधर आएगा एम बी डेल्टा वी ए बी ना, बाय एम ए डेल्टा वी ए, यही है। अब और डेटा को पुट करते, बताओ ये किसका वेलोसिटी है? ए का। और ये किसका वेलोसिटी है? बी का। तो बी का वेलोसिटी हम लोग कितना पुट करेंगे बेटा? 0.02, और ए का वेलोसिटी कितना पुट करेंगे? 0.05। क्लियर है? अब हम मास की बात करते हैं। देखो तो क्या बोला? मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ ए। यानी कि अगर मास ऑफ बी और मास ऑफ ए पे बात कर लो, मास ऑफ ए एम है तो मास ऑफ बी कितना होगा? 5 है, यही है ना? तो पुट कर दो बेटा वहां, बोलो यहाँ पर कितना होगा? 5, यही है। अब बाकी कुछ नहीं बेटा, कैलकुलेशन है, डेसिमल डेसिमल कंप्लीट। तो बोलो 5 एग्जैक्ट कट गया, ऊपर कितना है? 2, नीचे है 1, आंसर बोल। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। पढ़ लो मिलके बनाएंगे। पढ़ ली बेटा? ठीक, अब देख लो डेटा क्या क्या दिया और क्या मांगा। क्या मांगा है बताओ तो? ये मांगा है आपसे बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। दिया क्या है? ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे दिया है, वेलोसिटी मांगा, बाय मिस्टेक। ठीक है,
चलो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाय 4 पाई, यही है बेटा। किसका किसका वैल्यू दे दिया आपको, डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दिया है, एम का वैल्यू दे दिया और डेल्टा वी का वैल्यू पूछा है। तो बोलो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, एच बाय 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, यही है। किस यूनिट में कैलकुलेशन हो रहा है बेटा, आपसे वेलोसिटी किस में मांगा है, मतलब एसआई में, अभी अभी नोट करवाए थे, देख करके बताओ। एसआई में एच बाई 4 पाई का वैल्यू कितना, 5.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस, ये आपको याद रखना है। अब बाकी पुट करेंगे, डेल्टा एक्स का वैल्यू 5.27 है, हाँ 5.27। और ऊपर कितना है, अरे पावर कितना है, ठीक है 5.3 ले लेते हैं। बोलो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 है। एम का वैल्यू आप लोग बताओगे, ध्यान रखना 25 ग्राम दिया हुआ, हमारा कैलकुलेशन एसआई पे हो रहा है, एसआई का मतलब किलोग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम का मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, क्लियर। अब आओ, 5.3 को 5 मान लो, बोलो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। अब 10 का पावर सॉल्व करो, -3 -5 कितना होता है, -8 को ऊपर ले जाओ, 43, अरे -8 ऊपर जाएगा +8 बन जाएगा, -27 है ना, इसे ध्यान समझना। ये देख 10 टू द पावर ऑफ ऊपर कितना बेटा, बोलो -35, सॉल्व करना है बेटा, ये सबको भी आपको लिख करके सॉल्व करवाना होगा। -27 ना, तो वही पूछ रहे, फिर से बोलना 10 टू द पावर ऑफ माइनस, देख 10 टू द पावर ऑफ -27 लिखा कि नहीं ठीक बताना, यही है ना। और नीचे कौन है, इसी के आसपास हमारा आंसर होना चाहिए, ढूंढो। आया तरीका समझ में, बिना कैलकुलेटर का बेटा ये आपका हथियार होगा, जिसको आपको याद रखना, इसका इस्तेमाल करना, वरना ये आपका कैलकुलेशन को बहुत लंबा कर देगा, ठीक है। आओ पढ़ो इसको, अब पढ़ो, इसके बाद आप लोग को बनाने को देंगे। पढ़ लिए, ठीक। अब इस तरह का सम्स को बनाने का तरीका देखो, मांगा क्या आपसे, पोजीशन किसका, इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया है, वेलोसिटी दिया और एक्यूरेसी दे दिया, यही है ना। अब पहले डेटा को समझो, यहां समझना, वेलोसिटी कितना दिया बेटा, ये है ना, ध्यान समझना। अगर आपके क्वेश्चन पे परसेंटेज दे दिया जाए तो समझ जाना वो डेल्टा का वैल्यू है। वेलोसिटी का वैल्यू 300 है, डेल्टा वी कितना होगा बोल, 0.001% ऑफ वी, दैट इज हाउ मच, 0.001% ऑफ 300। तो बोल बेटा ये कितना आएगा, 3, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3, ये आपका डेल्टा वी का वैल्यू आया, क्लियर। अब आइए फॉर्मूला पे बात करते हैं, बोलो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाय 4 पाई, मांगा क्या, डेल्टा एक्स मांगा, तो बोलो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एच बाय 4 पाई एम डेल्टा वी। अब ये वाला पार्ट आपका डायरेक्ट खाना तैयार करके दिया हुआ है, बोलो एसआई में कितना, एच बाय 4 पाई एम का वैल्यू, ये आपका 5.8 ना, 5.8 इंटू -5, किस सिस्टम में, एसआई में, तो ये h4 पाई एम का वैल्यू डायरेक्ट बैठा दिया, क्लियर। नीचे कौन बच गया बेटा, कितना बचा, अब देखो मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व होगा, पहले 10 का पावर बोलो कितना जाएगा, -2, और 5.8 को आप रफली कितना मान सकते हो, 6 डिवाइड बाय 3 2, यानी ऊपर आया 2, कितना आया बताओ, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, कितना आया ये, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, यही होगा ना हमारा, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, क्लियर है, ठीक।
चल अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, पेन पेपर उठाओ, बना करके दिखाओ। चलो हाँ करो पहले ही। विशु जी, विशु जी बोलो। बेटी आप लोग का आंसर नहीं आया, चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बोलो क्या निकालने को कहा गया है? पोजीशन। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? एच बाई 4πm और नीचे कौन होगा? डेल्टा वी। और एच बाई 4πm का वैल्यू हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। कितना था हमारा बताओ? 5.8 इंटू 10⁻⁻5 बाई डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी होगा 0.0 कितना था? हाँ चला गया 0.05 बाई इंटू, ये कटेगा बेटा कितनी बार जाएगा? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बोलो? 0.03 आएगा। ठीक है, तो 0.03 का मतलब कितना आया? 3 इंटू 10⁻⁻²। अब अगेन लमसम कैलकुलेशन बोल, रफली कितनी बार जाएगा? 2 और यहाँ 10 का पावर -3, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आपका 2 10⁻⁻3। ये समझ में आया ना? इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली रफली मान के चल रहे। ए बात पर ले पड़ा? हाँ ये गधे लोग और गधी लोग सुनो ध्यान से। आज का और भी क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन। देखो आपको सिर्फ दिखा दे रहे। देख क्या दिया? परसेंटेज दिया और मांगा क्या है? इलेक्ट्रॉन का। बैठाना सॉल्व करना। ठीक है, तो इसी तरह का प्रॉब्लम मिलता रहेगा बेटा। अब आपका काम इसको प्रैक्टिस कर। देखो यहाँ पे भी क्या दिया है? क्या दे दिया देखो तो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और क्या दे दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट का मास दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया, वैल्यू दे दिया, और पूछा अनसर्टेनिटी इन व्हाट? वेलोसिटी। और ये किसका वैल्यू है? पोजीशन का। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेटा आज का क्लास यहीं तक है। ये सब क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। अब आपका ड्यूटी बनता है सबका बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक है,